अच्छा, सेंट्रियोल वो ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन एनिमल्स, ये जानवरों में पाया जाता है, एंड एज वेल एज इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ लोअर जो कि ज़्यादा हाई कम्प्लेक्स प्लांट्स नहीं है, लोअर प्लांट्स में और बाकी एनिमल्स में पाया जाता है ये वाला ऑर्गेनेल सेंट्रियोल। हायर प्लांट में सेंट्रियोल नामी ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, इसका स्ट्रक्चर, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स सराउंडिंग ए माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, ये सब का सब माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है सेंट्रियोल। ये जो 9 ट्रिपलेट्स है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और जिसके इर्द गिर्द होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल ही होता है। इस तरह से होता है। ये हुआ एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये हुए 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट किसे कहते हैं? जो कि 3 होते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक ट्रिपलेट बनाता है। क्या? 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक ट्रिपलेट बनाता है। और ऐसे ही 9 ट्रिपलेट्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल के इर्द गिर्द हो, इसको हम सेंट्रियोल कहेंगे। इस तरह से देखो, अगर ऊपर से हम इसको देखें ये इस तरह से दिखेगा। ये एक पाइप हो गया, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया, ये चौथा ट्रिपलेट हो गया। ऐसे करते करते 9 ट्रिपलेट्स पूरे कर दो, तो इर्द गिर्द 9 ट्रिपलेट्स, बीच में एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये 3 भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है किताब के अंदर दिया गया है, गौर से खुद देख लेना। इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल्स है, एनिमल्स में मौजूद है और कुछ लोअर प्लांट्स में मौजूद है। इसका क्या काम क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है माइटोसिस 9 में आप पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने का वक्त आ जाए, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्स शेप होता है। एक्स में 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड है। तो डिवीजन के दौरान इस एक क्रोमेटिड को उस पार और इस एक क्रोमेटिड को इस पार लाना पड़ता है। ये वहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे। मतलब इस एक क्रोमोसोम, ये जो एक्स शेप एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमेटिड्स को जुदा करना पड़ेगा। तो ये जुदा करने का काम जो करता है वो स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। कौन करता है? स्पिंडल फाइबर्स। और इन स्पिंडल फाइबर्स को छोड़ता कौन है? इन स्पिंडल फाइबर्स को छोड़ने का काम जो है वो सेंट्रियोल का है। तो यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर दूसरा सेंट्रियोल होता है। ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स तोड़कर यहाँ पर अटैच कर देते हैं, अपने शिकार को, अपने मछली को पकड़ लेते हैं। और यहाँ से ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स तोड़कर अपने क्रोमेटिड को, अपने मछली को पकड़ लेता है। जिस तरह मछुआरा जो होता है कुंडा लगाकर मछली को पकड़ता है, तो ये जो कुंडा चल रहा है ये मछुआरा, ये सेंट्रियोल है। जो कुंडा रस्सी का चल रहा है वो स्पिंडल फाइबर से, जो मछली पकड़ रहा है वो क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है। ठीक है, तो अब ये मछुआरा क्या करेगा? उसी फाइबर को खींचेगा, शार्टन करेगा, ताकि वो रस्सी जो है जिसमें कुंडी अटैच हुई है वो ऊपर आ जाए, तो मछली आ जाएगी। इसी तरह का काम ये सेंट्रियोल भी करता है। ये स्पिंडल फाइबर को खींच लेता है। जब ये खींच लेता है तो ये क्रोमेटिड यहाँ से जुदा होकर यहाँ तक आ पहुँचता है। सारे के सारे क्रोमेटिड उस पार वाले उस पार चले जाते हैं, इस साइड वाले इस पार चले आते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स को बनाना, इसको छोड़ना, क्रोमेटिड के साथ अटैच करना, क्रोमेटिड को इसके ज़रिए खींचना, ये सारा काम होता है सेंट्रियोल का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अगर हायर प्लांट पे नहीं है तो हायर प्लांट में भी तो माइटोसिस होता है, तो उसमें माइटोसिस के दौरान इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को अलग कौन करवाता है? स्पिंडल फाइबर्स को छोड़ता कौन है जब सेंट्रियोल होते ही नहीं है? नहीं। तो इसका जवाब है कि ये यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है जहाँ पर ये सेंट्रियोल मौजूद है, इस साइटोप्लाज्म के हिस्से से डायरेक्ट स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, वहाँ पर सेंट्रियोल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डिटेल में वो इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का यही काम होता है।
और जो इंटरपेस होता है, इंटरपेस के दौरान ये डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करने लग पड़ते हैं। माइटोसिस में वो फिर मौजूद है, डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है दूसरा वाला ऑर्गेनेल, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, खुलिए का पावर हाउस। पावर हाउस मतलब सेल को पावर यहाँ से अप्लाई होता है। पावर हाउस यहाँ पर जो होता है हमारा ग्रेड स्टेशन, वो क्या करता है? जितना भी इलाका होता है तमाम इलाके को बिजली प्रोवाइड करना उस पावर हाउस ग्रेड स्टेशन में जो पावर हाउस है उसका काम है। तो इसी तरह से सेल को भी जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, जो पावर प्रोवाइड हो रहा है, वो इस पावर हाउस का, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन पूरे जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद है एक्सेप्ट आरबीसी। अहम पॉइंट है याद रखना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो यूकैरियोटिक बात हम करेंगे। यूकैरियोटिक के तमाम सेल्स में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के अलावा तमाम सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में अलग तादाद में और अलग स्ट्रक्चर के साथ, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन से बना हुआ ये एक वजूद है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, हमवार है, और जो इनर की तरफ मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? फोल्डेड है, फोल्डेड है। इस तरह से देखो, अगर ऊपर से हम देखें, ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो आउटर तरफ पर जो मेम्ब्रेन होगा वो इस तरह से हमवार होगा, इनर साइड पर जो मेम्ब्रेन होगा उसमें इस तरह से फोल्ड्स होंगे। देखो इस तरह से फोल्ड्स होंगे, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है फोल्ड्स, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। अब ये क्रिस्ट, ये फोल्ड्स इसमें इसलिए बने हैं ताकि टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। अब सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज कर रहा है उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये पावर हाउस जो है एनर्जी किस तरह से बनाता है, और उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमारे वजूद में एनर्जी बनती कैसी है। तो वो सिंपल सा कंसेप्ट अगर हम पढ़ ले तो वो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। हम खुराक कर लेते हैं, खुराक में एनर्जी होती है, वो ब्लड के थ्रू हर एक सेल में तकसीम हो जाता है, वही ब्लड जाकर लंग से ऑक्सीजन उठा लेता है, वही एक एक सेल का दरवाज़ा कटकटा कर उसको ऑक्सीजन हवाले कर देता है कि लो ऑक्सीजन जो इससे पहले जो राशन दिया था मैंने खुराक, इस ऑक्सीजन के ज़रिए उस खुराक की बोरी को उसका तोड़ फोड़ करके उससे एनर्जी निकालो, उस बोरी के अंदर जो एनर्जी है। तो ये ऑक्सीजन जाकर सेल के अंदर खुराक के साथ मिलकर उस खुराक का तोड़ फोड़ करके उससे एनर्जी निकाल लेता है। इसको हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब सेल के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? जो ये रेस्पिरेशन है, जो क्रिब्स साइकिल है, जहाँ पर खुराक का तोड़ फोड़ हो जाता है और उससे एनर्जी निकलती है ऑक्सीजन के ज़रिए, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, क्रिब्स साइकिल होता है, यहाँ पर खुराक का तोड़ फोड़ होता है, उससे एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन यहाँ पर कैरी आउट करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा खुराक आ जाए और ज़्यादा मकदार में खुराक का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो जाए, ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन के ज़रिए उनसे खुराक निकाला जाए, इसके लिए ज़्यादा सरफेस चाहिए। और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए हमको पता है कि हमको चीज़ें जो हैं उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो ये फोल्ड्स इसलिए इसमें मौजूद है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। इसी फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में जो इसका नंबर है, इसका नंबर, क्रिस्टे का नंबर, ये नंबर ऑफ रिस्पायरेशन दिखाता है। सेल के अंदर 1 मिनट में कितने रिस्पायरेशन होते हैं? तो एक सेल के अंदर नंबर ऑफ रिस्पायरेशन 1 मिनट में उतने ही होंगे जितना क्रिस्टे की तादाद है। क्रिस्टे की तादाद जितनी है उतने हैं नंबर ऑफ रिस्पायरेशन उस सेल के अंदर 1 मिनट में हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिस्पायरेशन भी ज़्यादातर केस में ये दिखाता है।
तो ये क्रिस्टे ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी निकलती है और इस तरह से ये पावर हाउस है, एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक ये है कि इसके अंदर ख़ुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये बदमाश अपना ख़ुद का राइबोसोम और अपना ख़ुद का डीएनए, मतलब सेल के अंदर अपना स्टेट बनाया हुआ है इसने। तो ये सेल के आर्डर का ताबे नहीं है कि जब सेल डिवाइड होगा तभी मैं रिप्लिकेट करूँगा, ये ख़ुद को खुद रिप्लिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए जो मवाद दरकार है, डीएनए, राइबोसोम्स, जिससे फिर प्रोटीन बनते हैं और डिवीजन कर लेता है और अगली चीज़ बना लेता है, वो सारा सामान इसके साथ मौजूद है। तो ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसके पास खुद का डीएनए और ख़ुद का राइबोसोम्स होता